आज है 18 अगस्त सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो न्यूज़लेटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव की, जिसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। हम देखेंगे कि आयोग ने इसका क्या जवाब दिया और किन सवालों से बचता नजर आया। साथ ही बात होगी बिहार की वोटर लिस्ट में सामने आई हैरान करने वाली गड़बड़ियों की और इस पर राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के विचारों की। इसके अलावा एनडीए के नए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार आकार पटेल का एक विश्लेषण और देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। चुनाव आयोग निश्चिंत है, क्योंकि 2023 में मोदी शाह ने कानून बना दिया। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने 2023 में एक ऐसा कानून पास किया है जो ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है और उनके साथ वोट चोरी में शामिल है। सासाराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने के बाद औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि जब उनसे वोट चोरी के खुलासे के बाद हलफनामा देने को कहा गया, तो भाजपा नेताओं से ऐसी कोई मांग नहीं की गई, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर दरअसल राज्य के लोगों के वोट चुराने का एक तरीका है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आज उन्होंने चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज संबंधी कानून को क्यों बदला? क्या आपको पता है कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता? भारत की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। ये कानून 2023 में बनाया गया था। यह इसलिए बनाया गया क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है और उनके साथ मिलकर वोट चोरी में शामिल है। गांधी ने कहा कि यह अंबेडकर के संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा की लड़ाई है। इस बीच कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सिर्फ अपनी अयोग्यता ही नहीं, बल्कि स्पष्ट पक्षपात के लिए भी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पार्टी ने आयोग के इस दावे को हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अक्षरशः और भावनापूर्वक लागू करेगा। उन्होंने कहा कि सीईसी ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण सवाल का सार्थक जवाब नहीं दिया। केचुआ ने कहा कि राहुल 7 दिन में शपथपत्र दें, नहीं तो माफी मांगे। जरूरी सवालों पर चुप्पी। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई अहम सवालों के जवाब देने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से 7 दिनों के भीतर माफी की मांग की और कहा कि मतदाताओं के नाम कई बार आने का मतलब यह नहीं है कि वोट चोरी हुई है। चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 65 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से बाहर किए जाने को लेकर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों पर चुप्पी साध ली। उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी से तो शपथ पत्र मांगा गया, लेकिन भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं, जिन्होंने रायबरेली, वायनाड और अन्य जगहों की मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। कुमार ने इस बारे में भी कोई उत्तर नहीं दिया कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने विदेशी अवैध अप्रवासी पाए गए, या ये पुनरीक्षण राज्य में एनआरसी लागू करने के लिए किया जा रहा है या नहीं। चुनाव से ठीक पहले और बाढ़ के मौसम में एसआईआर कराने के सवाल पर कुमार ने कहा कि 2003 में भी यह प्रक्रिया जुलाई में ही हुई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस समय विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2005 से पहले निर्धारित नहीं थे। इसके बजाय कुमार ने मतदाताओं के नाम जिनके मकान नंबर 0 दर्ज हैं, उसे गरीबों पर किया गया एक मजाक बताने की कोशिश की और यह भी दावा किया कि किसी मतदाता का नाम कई बार आना वोट चोरी नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 7 दिनों के अंदर शपथपत्र देना होगा या फिर राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। 7 ऐसे बिंदु जिनका स्पष्ट उत्तर देने से परहेज किया गया। 1. गांधी से शपथपत्र मांगा गया लेकिन भाजपा से नहीं,
ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता। लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब राहुल गांधी से 1.5 लाख फर्जी मतदाताओं के आरोप पर सबूत या शपथ पत्र मांगा जा रहा है, तो भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से उनके आरोपों के लिए ऐसा क्यों नहीं मांगा गया। 2. नियम का चयनात्मक उद्धरण। कुमार ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हुए 1960 के पंजीकरण मतदाता नियम के नियम 20(3)(b) का हवाला दिया। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह नियम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद की आपत्तियों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि अगर 45 दिनों के भीतर त्रुटियां नहीं उठाई जाती, तो यह जनता को भ्रमित करने के लिए है। 2003 में जुलाई में हुआ एसआईआर, पर उस वर्ष चुनाव नहीं था। कुमार ने बिहार में एसआईआर की टाइमिंग का बचाव करते हुए कहा कि 2003 में भी यह जुलाई में हुआ था। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस साल बिहार में चुनाव नहीं होने वाले थे, जबकि इस साल नवंबर में चुनाव हैं। 4. अवैध प्रवासियों पर कोई उत्तर नहीं। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की घोषणा करते हुए एक कारण विदेशी अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करना बताया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन प्रवासियों की संख्या पूछी गई, तो कुमार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया। 5. सत्यापन दस्तावेजों के साथ प्राप्त नामांकन प्रपत्रों की संख्या पर साफ जवाब नहीं। कुमार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बिहार में कितने फॉर्म उपयुक्त दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह डेटा इकट्ठा करने का प्रयास जारी है और यह जानकारी बाद में सामने आएगी। 6. मकान नंबर शून्य। बिहार की मतदाता सूची में कई मतदाताओं के मकान नंबर को शून्य दिखाए जाने पर कुमार ने कहा कि इस पर सवाल उठाना गरीब मतदाताओं का मजाक उड़ाने जैसा है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास घर नहीं होता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को कल्पित नंबर देता है जो कंप्यूटर पर शून्य के रूप में दिखता है। 7. मतदाता सूची और मतदान में अंतर। राहुल गांधी के इस आरोप पर कि एक ही मतदाता का नाम कई सूचियों में है, कुमार ने कहा कि यदि किसी का नाम कई जगह दर्ज हो, तब भी वो व्यक्ति केवल एक बार ही वोट डाल सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किसी मतदाता का नाम शुरू में ही कई सूचियों में क्यों दर्ज हो रहा है। लोकसभा और सरकार की वैधता तभी जब मतदाता सूची साफ, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा है कि लोकसभा और सरकार की वैधता तभी मानी जा सकती है जब मतदाता सूची पूरी तरह से साफ, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। द वायर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मतदाता सूची में गड़बड़ी चलती रहेगी, तब तक लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं पर सवाल उठता रहेगा। प्रभाकर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि नागरिकों का भी मुद्दा है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि डिजिटल इंडिया के दौर में भी चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। जब एडीआर जैसी संस्थाएं करीब 79 लोकसभा सीटों पर 5 करोड़ फर्जी वोट जोड़े जाने का आरोप लगाती हैं, तो आयोग को पारदर्शी तरीके से जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आयोग ने बिहार की सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश तो दिया, लेकिन आयोग की जवाबदेही में कमी दिखती है। प्रभाकर का मानना है कि यह केवल राजनीतिक दलों का मामला न रहकर एक जन आंदोलन बनना चाहिए। बिहार में एसआईआर 2 घर अस्तित्व में ही नहीं, लेकिन एक में 509 और दूसरे में 459 मतदाता। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जांच में बिहार की मतदाता सूची में चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आई हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र के गलिमपुर गांव में चुनाव आयोग ने एक ऐसे घर में 509 मतदाताओं को दर्ज कर दिया है जो अस्तित्व में ही नहीं है। इसी गांव में एक और गैर मौजूद घर में 459 मतदाता पंजीकृत हैं। ये जांच बताती है कि बिहार के 3 विधानसभा क्षेत्रों पिपरा, बगहा और मोतिहारी में लगभग 80,000 मतदाता फर्जी और गलत परतों पर दर्ज हैं। कई मामलों में 20 से 50 लोगों को एक ही पते पर रजिस्टर किया गया है। सबसे बड़े मामले में एक ही पते पर 294 मतदाता दर्ज हैं जो अलग अलग परिवार, जाति और समुदाय के हैं। रिपोर्ट के अनुसार बूथ लेवल के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि समय की कमी के चलते वे फॉर्म खुद ही भर रहे थे और उन्हें उचित प्रशिक्षण भी नहीं मिला। ये पूरी रिपोर्ट दिखाती है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। वीपी के लिए सीपी का नाम। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार नामित किया है। ये घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद की। तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता राधाकृष्णन का 4 दशकों से अधिक का राजनीतिक करियर रहा है। वो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वह एक प्रेरणादायक उपराष्ट्रपति होंगे। इस नामांकन को भाजपा द्वारा दक्षिणी राज्यों
विशेषकर तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। एनडीए के पास संसद के दोनों सदनों में आरामदायक बहुमत होने के कारण राधाकृष्णन का चुनाव लगभग निश्चित माना जा रहा है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित 11 लोगों और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई जिला पंचायत चुनाव के दौरान अपहरण और पंचायत सदस्यों पर हमले के आरोपों के बाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद हुई। चुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ था और बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर सदस्यों को गायब करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते 5 सदस्य वोट नहीं डाल पाए। इस विवाद के बाद निर्वाचन आयोग ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का परिणाम घोषित नहीं किया है। मामले की सुनवाई सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में होगी। आकार पटेल शर्तों वाली आज़ादी। अपने एक विश्लेषण में आकार पटेल लिखते हैं कि हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन आज़ादी पर शर्तें लगाई जा रही हैं। वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का जिक्र करते हैं, जो अबन नक्सलियों के खिलाफ बनाया गया है। पटेल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखकर इस कानून पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह किया है। पटेल का तर्क है कि अबन नक्सलवाद शब्द की भारतीय कानून में कोई परिभाषा नहीं है। यह एक राजनीतिक वाक्यांश है जिसका इस्तेमाल बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। भीमा कोरेगांव मामला इसका एक उदाहरण है, जहां 16 कार्यकर्ताओं को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और 7 साल बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हुआ। पटेल के अनुसार यह विधेयक अस्पष्ट है, भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह विशेष रूप से वामपंथी उग्रवादी संगठनों को लक्षित करता है और इसमें न्यायिक निरीक्षण का अभाव है। ये कानून पुलिस को किसी अधिकारी की राय के आधार पर तलाशी और जब्ती की अनुमति देता है और सभी अपराधों को गैर जमानती बनाता है। पटेल का कहना है कि भारत में पहले से ही यूएपीए जैसे कठोर कानून मौजूद हैं, इसलिए इस नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ असंतोष को दबाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को कम करने का एक और हथियार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल इस विधेयक को सहमति नहीं देंगे, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवाधिकारों का संरक्षण भी है। जेलेंस्की ट्रंप से मिलने डीसी में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक कठिन फोन कॉल हुई, जिसमें ट्रंप ने बताया कि वह अब युद्धविराम के बजाय सीधे एक व्यापक शांति समझौते की ओर झुक गए हैं। ट्रंप का कहना है कि पुतिन युद्धविराम नहीं चाहते, बल्कि युद्ध समाप्त करने के लिए एक बड़ा समझौता चाहते हैं, जिसमें जमीनी अदला बदली भी शामिल हो सकती है। ट्रंप का ये रुख जेलेंस्की पर भारी दबाव डालता है, जो हमेशा से शांति वार्ता से पहले युद्धविराम की मांग करते रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि वह शांति के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं, लेकिन यूक्रेनी संविधान के तहत किसी भी जमीन की अदला बदली असंभव होगी। एआई की मदद लेगा तिरुमला तिरुपति मंदिर। आस्था और प्रौद्योगिकी के एक अनूठे मिश्रण में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) गूगल के सहयोग से अपनी तीर्थयात्री सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एकीकृत करने वाला पहला हिंदू मंदिर ट्रस्ट बनने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना, कतारों को अनुकूलित करना और दर्शन और आवास जैसी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य भक्तों के लिए प्रतीक्षा समय को काफ़ी कम करना है, जिससे तीर्थयात्रा अधिक सुविधाजनक हो सके। पाठकों से अपील आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव और टिप्पणी ज़रूर बताएं। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर एक्स पर भी उपलब्ध है। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।